EFM पेपर सेकंड भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे वाणिज्यिक बैंकों का अध्ययन, और जिसमें हमने पढ़ा था भारत में वाणिज्यिक बैंकों का विकास या आधुनिक प्रवृत्तियाँ। आज हम इस चैप्टर में इस वीडियो में पढ़ेंगे व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहले हमें समझना होगा कि राष्ट्रीयकरण क्या होता है या राष्ट्रीयकरण हम किसे कहते हैं। जब सरकार किसी संस्था का स्वामित्व स्वयं अपने अधिकार में ले लेती है तो इस क्रिया को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उस संस्था का फिर प्रबंधन, नियंत्रण और संचालन सभी कुछ सरकार के हाथ में आ जाता है। और यदि हम बैंक राष्ट्रीयकरण की बात करें तो बैंक राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य बैंकों का प्रबंधन, संचालन एवं नियंत्रण सरकार के अधिकार में लेने से है। हमारे देश में 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का, 1958 में स्टेट बैंक के 7 सहायक बैंकों का और 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का तथा 1980 में 6 बड़े व्यापारिक बैंकों को सरकार में अपने अधिकार में ले लिया, या हम कह सकते हैं कि सरकार ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वजह है कि सरकार को बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण, कॉजेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन, देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों के जो राष्ट्रीयकरण किया गया उसके कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। फर्स्ट, बैंकों का प्रभावकारी साख नीति का विकास करना। सेकंड, ग्रामीण एवं सुदूर आंचलिक क्षेत्र में साख का विस्तार करना। थर्ड, पूंजीपति वर्ग से बैंकों को पृथक कर आम जनता के निकट लाना। फोर्थ, व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली में एक रूपता लाने हेतु। फिफ्थ, बैंकिंग क्षेत्र में एकाधिकारी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए। सिक्स्थ, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास के लक्ष्यों को प्राप्ति में बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु। सेवंथ, निजी क्षेत्रों के दोषों को दूर कर बैंकिंग संस्थाओं को समाज के उपयोगी बनाने हेतु। एट्थ, देश के आर्थिक विकास में व्यापारिक बैंकों की सक्रिय सहभागिता निर्धारित करने हेतु। नाइन्थ, बैंकों में पेशेवर प्रबंधकों के माध्यम से प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि करने हेतु। और जो लास्ट है वो है देश के संतुलित बैंकिंग विकास के लक्ष्य को पूरा करने हेतु। ये सब कारण थे जिसकी वजह से 1969 में इन सभी राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट, इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रगति। बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसके बाद इन बैंकों ने जो प्रगति की है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट, इसमें अभूतपूर्व शाखा विस्तार। राष्ट्रीयकरण के पश्चात तेजी से नए राष्ट्रीयकृत बैंकों ने तेजी से नए बैंक कार्यालय स्थापित किए। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक समूह के बैंकों द्वारा तथा गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी सरकार तथा रिजर्व बैंक की शाखा विस्तार की नीति के अनुसार काफी नई शाखाएं खोली। सभी बैंकों ने मिलकर जुलाई 1969 से लेकर मार्च 2019 तक लगभग 1,45,555 शाखाएं स्थापित की। यदि हम शाखा विस्तार नीति की बात करें तो शाखा विस्तार नीति का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि नवीन शाखाओं में से 60% शाखाएं बैंक रहित केंद्रों पर खोली गई, जहां पर बैंकों की पहले शाखाएं नहीं थी। इस तीव्र गति से हुए शाखा प्रसार का प्रभाव यह हुआ कि भारत में जहां पहले औसत रूप से 10,000 व्यक्तियों के लिए एक बैंक शाखा का कार्यालय हुआ करता था, अब यह अनुपात 1960 में 65,000 व्यक्ति था। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्र की शाखाओं में भी विशेष रूप से वृद्धि हुई है। सेकेंड, इसमें प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण सुविधाएं। देश के विकास की दर को तेज करने के लिए और योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को संभव बनाने के लिए बैंक साख का विस्तृत वितरण किया जाना भी जरूरी था।
अतः राष्ट्रीयकरण के पश्चात रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों के बैंकों यह निर्देश दिए कि वे देश के विकास की दृष्टि से जितने भी प्राथमिक क्षेत्र हैं, जैसे कृषि, लघु पैमाने के उद्योग, फुटकर व्यापार, निर्यात व्यापार और समाज के जितने भी उपेक्षित वर्ग हैं, जैसे छोटे यातायात चालक, व्यवसायी एवं स्वयं नियोजित व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों को जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक मात्रा में साख प्रदान करें। नेक्स्ट इसमें विभेदात्मक ब्याज दर योजना का शुभारंभ। विभेदात्मक ब्याज दर क्या होती है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग स्थान पर अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग ब्याज दर ली जाती है तो उसे हम विभेदात्मक ब्याज दर कहते हैं। बैंकों के द्वारा कुछ चुने हुए निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर और संपन्न वर्ग के व्यक्तियों को ऊंची ब्याज दर पर उधार दिया गया और यह सुझाव पर विचार करने के लिए सितंबर 1970 में डॉक्टर हजारी की अध्यक्षता में विभेदात्मक ब्याज दरों पर एक समिति नियुक्त की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट मई 1971 में प्रस्तुत की। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकों के द्वारा विभेदात्मक ब्याज दर लिए जाने की जो नीति है को 25 मार्च 1972 से हमारे देश में लागू कर दिया गया और इस नीति के अंतर्गत किसी भी ऐसे व्यवसाय को केवल 4% ब्याज की दर पर ही उधार दिया जा सकेगा जिसके कुछ समय पश्चात ही उस बिजनेस में लाभ होने की संभावना हो। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी बैंक थे उन्होंने समाज के केवल कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को ही साख प्रदान करते हैं और वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, जिसमें है कृषि एवं सहायक धंधों में छोटे पैमाने पर कार्य करते हों, ऐसे व्यक्ति जो कि वन उत्पादन को एकत्रित करने और उसके प्रारंभिक विधायीकरण करने में लगे हों, ऐसे व्यक्ति जो कि दुर्गम क्षेत्रों में चारा एकत्र करने का कार्य करते हों, इसके साथ उन व्यक्तियों को जो लघु उद्योग एवं कुटीर ग्रामीण उद्योग में लगे हुए हों और लास्ट में गरीब किंतु योग्य विद्यार्थियों को जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक समाज के केवल कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को ही साख प्रदान करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट इसमें 4th पॉइंट, रोजगार सृजन संबंधी योजनाएं। अक्टूबर 1970 में रिजर्व बैंक ने श्री वी.डी. ठक्कर की अध्यक्षता में कमेटी टू रिव्यू द स्पेशल क्रेडिट स्कीम ऑफ बैंक पर्टिकुलर रेफरेंस टू देयर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नियुक्ति की, जिसने की अपनी रिपोर्ट दी थी वो थी दिसंबर 1970 में। इस समिति ने स्वयं नियोजित व्यक्तियों की सहायता के लिए चालू की गई सभी साख योजनाओं के अध्ययन के बाद उन्होंने ये अपना मत प्रकट किया कि जितनी भी तकनीकी योजनाएं अभी देश में चल रही हैं, ये सभी तकनीकी योजनाएं वास्तव में समाज के कमजोर वर्गों के लिए कोई भी विशेष सहायता प्रदान नहीं करती। इसलिए अतः समिति ने क्या सुझाव दिया? समिति ने सुझाव दिया कि गत वर्षों में जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो रोजगार वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाएं बनाएं और भविष्य में उन योजनाओं के अनुसार वो जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको ऋण प्रदान करें। एंड 5th और लास्ट है निक्षेप वृद्धि हेतु नवीन योजनाएं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निक्षेप या हम कह सकते हैं इसको निक्षेप वृद्धि हेतु नवीन जमा योजनाएं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निक्षेप जो कि 27 जून 1969 को कुल निक्षेपों के 82.8% थे, वे जून 2007 में बढ़कर कुल निक्षेपों के लगभग 90 या 90% हो गए। स्पष्ट है कि कुल निक्षेपों में इन बैंकों का अंश निरंतर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने निक्षेपों में निरंतर वृद्धि हेतु गत वर्षों में विभिन्न प्रकार के निक्षेपकर्ताओं की आवश्यकताओं उद्देश्यों के अनुरूप अनेक जमा योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की हैं और इन जमा योजनाओं में से कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं, जैसे कृषकों के लिए जमा योजनाएं, दैनिक बचत योजनाएं, अवयस्क बचत योजनाएं, शिक्षा विवाह हेतु बचत योजनाएं, बीमा सुविधा से जुड़े बचत खाते, गृह निर्माण जमा योजनाएं आदि। तो इस प्रकार से
निक्षेप वृद्धि हेतु नवीन जमा योजनाएं भी काफी मात्रा में प्रारंभ की गई हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रगति में तेज गति से वृद्धि हुई है।